हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी का जो चैप्टर नंबर 3 है एंटरप्रेन्योरशिप, उसका एग्रो टूरिज्म दैट इज रूरल टूरिज्म न्यू अप्रोच जो आया है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप लोगों के लिए जो नया अप्रोच है एंटरप्रेन्योरशिप का, रूरल टूरिज्म का, आपको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मीनिंग इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, ये जो आज हमारा जो टेक्निकल वर्ल्ड होते जा रहा है, ये पूरा मशीनरी पर और टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट है। तो मैनी पीपल हैव लॉस्ट टच इन, मतलब आप और हम कहाँ से फूड हमारे लिए कल्टीवेट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और कैसे जो रीजन्स कैसे ओरिजिनेट हुए, तो उन सब के बारे में हम उनका टच हमसे जरा भी नहीं है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जो एग्रो टूरिज्म है ऑफर करता है टूरिस्ट लोगों को अ चांस टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ लोकल फूड्स। तो ये हमें एक मौका देता है, एग्रो टूरिज्म हमें चांस देता है कि हम ये जमीनी स्तर पर किस तरीके से फूड ग्रेन का जो है वो ग्रो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से रीजन्स ओरिजिनेट हुए, हम उनसे कनेक्ट हो सके, रिकनेक्ट हो सके, एंड हम भी कुछ चीज़ों को हम जाकर प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर सकें। तो जो एग्री टूरिज्म है एक्टिविटीज इंक्लूडिंग जिसमें पिकिंग फ्रूट्स, आप फ्रूट्स पिकअप करना, टेंडिंग बीज को टेंड करना, मिल्किंग काउ मिल्किंग एंड अदर एजुकेशनल जो परसुएट्स है उसको हम जाने। नाउ एग्रो टूरिज्म जो है वो फोकस करता है ऑन ट्रैवल दैट इज एम्पावरिंग टू अ लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर, मतलब रहने वाली लोकल जहाँ के रीजन में, लोकल रीजन में रहने वाले लोगों को भी ये एम्पावर करता है, उनको भी सक्षम बनाता है। क्योंकि बाहर से लोग जिनका कोई टचअप नहीं है एग्रीकल्चर से, जिनका कोई टचअप नहीं है काउ मिल्किंग से, कैसे बी कल्टिवेशन का काम, कैसे फ्रूट्स पिकिंग आपका काम, तो ये जब बाहर के टूरिस्ट जब आते हैं तो इनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट, इकोनॉमिकली भी इनको बेनिफिट होता है, एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स भी इनको रिसीव होते हैं। इकोनॉमिकली कैसे, जब टूरिस्ट आएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर जो है उनको एक साधन मिलेगा अर्न करने का, पैसा अर्न करने का साधन मिलेगा। तो लोकल कम्युनिटीज जो है वो एम्पावर होती है, क्योंकि गाइड्स वगैरह की जो जॉब्स है वो जनरेट होती है। रिकग्नाइजिंग द नीड ऑफ डाइवर्सिफाई देयर फार्म प्रोडक्ट्स, तो और साथ में वो अपने जो फार्म प्रोडक्ट्स है और जो सप्लीमेंट है उनके देयर एग्रीकल्चरल इनकम्स, मेनी फार्मर्स क्या करेंगे, एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे एज अ वन इनकम ऑप्शन, एक अलग ऑप्शन के तौर पे फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर फार्म्स, की ताकि उनके फार्म जो है लंबे समय तक सस्टेनेबल रहे, चलते रहे, उनका फार्मिंग चलता रहे। तो एग्रो टूरिज्म जो है वो उनको एम्पावर करता है, लोकल कम्युनिटीज को, फार्मर्स को, कि वो अपना नया जरिया, नया एक इनकम का ऑप्शन तैयार कर सके बाय गिविंग एग्रो टूरिज्म। नाउ एग्री टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स कैन नो लॉन्गर कम्पीट इकोनॉमिकली, जब वो इकोनॉमिकली कम्पीट नहीं कर पा रहा है, उसकी इनकम अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इनकम नहीं अर्न कर पा रहा है, तो जो है एग्रो टूरिज्म से वो डेवलप कर वो अपने बिजनेस को, अपने फार्मिंग को वो लंबे समय तक सपोर्ट दे सकता है, सपोर्ट सिस्टम उसको एक तरीके से रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर थॉमस जेफरसन का कहना है कि द स्मॉल लैंडलॉर्ड्स आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ स्टेट, छोटे छोटे जो लैंडलॉर्ड्स है जिनके पास जमीन के टुकड़े हैं, जो अपनी जमीन को कल्टिवेट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर रीजन के, स्टेट के वो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नाउ यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है आपको, एग्री टूरिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो एग्री टूरिज्म है क्या, ऑब्वियसली जो अर्बन में रहने वाले लोग हैं, जो दूर जिनका कोई टचअप नहीं है रूरल एरियाज से,
तो वो अगर अपने आप को फ्रेशन अप करना चाहते हैं, अपना जो लेजर टाइम है वो अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं, रूरल एरियाज में जाकर फ्रेश एयर, फ्रेश फूड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो एग्री टूरिज्म ही उनको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एग्री टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स, शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोगों को गाँव की तरफ खींचता है एग्री टूरिज्म। फॉर लेजर ट्रैवल, घूमने फिरने आते हैं लोग और स्पेंडिंग, वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रहने वाले जो फार्मर्स है, जो लोकल कम्युनिटीज है, उनको एम्पावरमेंट रिसीव होता है, उनको इनकम सपोर्ट रिसीव होता है, उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी को भी सपोर्ट मिल जाता है। नाउ एग्री टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। ये क्या है? कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, काम जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, काम चल रहा है फार्मिंग का, और एग्रीकल्चर प्लांट कंडक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जो विजिटर्स है आकर एंजॉय करते हैं एंड वो एक तरीके से सप्लीमेंट इनकम जनरेट कर देते हैं। वहाँ का जो फार्मर है, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, ओनर है, उसको सप्लीमेंट इनकम रिसीव हो जाती है, नया अलग तरीका इनकम अर्न करने का उन्हें रिसीव हो जाता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं ऑब्वियसली दे पे ऑफ समथिंग टू देम। नाउ डिपेंड्स ऑन द एरिया टू एरिया पे ये डिपेंड करता है। नाउ एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एग्रो टूरिज्म का के बारे में हम स्टडी करेंगे कि how it works in Maharashtra। तो एग्रो टूरिज्म, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पॉयनियर स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री में एग्रो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अभी जैसे हम सभी जानते हैं यहाँ के कितने सारे प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे अल्फांसो मैंगो हुए, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एग्री टूरिज्म, और जिसे हम एग्रो टूरिज्म भी बोल देंगे, एग्री टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म as it is defined most broadly involves any agriculturally based operation activity। जो है यहाँ पर होने वाली जो एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, और यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, फार्म पर विजिटर्स विजिट करने आते हैं एंड दे पे ऑफ समथिंग टू द फार्मर्स। उनके लिए एक नया इनकम का ऑप्शन उन्हें रिसीव हो जाता है, फार्मर्स को सप्लीमेंट रिसीव हो जाता है। नाउ एग्री टूरिज्म इज द फॉर्म ऑफ niche tourism that is considered a growth industry in many parts of the world including India, Australia, Canada, the United States and Philippines। तो ये एक तरीके से टूरिज्म के लिए सपोर्ट सिस्टम हो गया, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है हमारा एग्रीकल्चर। बिकॉज देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अगर बनने बंद हो गए, अगर फार्मर्स ने काम करना बंद कर दिया, तो हम क्या खाएंगे, आप और हमें क्या रिसीव होगा? जो हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, हमारा कोई टचअप नहीं है एग्रीकल्चर से कोई हमारा टचअप नहीं है, तो हमें कहाँ से रिसीव होगा? तो उनको भी एक तरीके से टूरिज्म की वजह से उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम रिसीव हो जाता है, फार्मर्स को भी सपोर्ट सिस्टम रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर इनको सपोर्ट सिस्टम रिसीव होना जरूरी है, क्योंकि ये जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इज अ फॉर्म ऑफ नेच टूरिज्म, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज्म के अंडर में। अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो ये कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन इन फिलीपाइंस। नाउ बिसाइड्स ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, खाली प्रोडक्ट्स को ग्रो करो और सेल करो, और देर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू मैनेजिंग अ फार्म बिजनेस को मैनेज करने के लिए और भी दूसरे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पहलू है जो कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो बिजनेस प्लानिंग करना, देन फाइंडिंग लैंड को फाइंड आउट करना कि कौन सी जमीन चाहिए, मैनेजिंग एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज वो काम करेंगे वहाँ पे, देन रिकॉर्ड कीपिंग, कौन उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कौन रिकॉर्ड्स रखेगा, adhering to regulations, rules and regulations से स्टिक करते हैं कि नहीं करते, देन इंश्योरिंग क्रॉप्स ग्रो करना एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे, रेनी समय में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, देन रिटायरमेंट, ऑल फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे जो है वो फार्म मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं, अंडर द फार्म मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके अंडर में भी बिजनेस प्लानिंग से लेकर फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉयज, रिकॉर्ड कीपिंग, एडेरिंग
adhering to regulations, मतलब sticking to the rules and regulations, ensuring crops, कौन से क्रॉप कहाँ पे ग्रो करनी है, preparing for a rain day and retirement, all fall under the heading of management, farm management. Then एक्टिविटीज इन एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म में कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं। जब अगर कोई अर्बन विजिटर है वो एग्रो टूरिज्म मतलब वो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट वो जब एंटर कर रहा है, जा रहा है, वहाँ पे नेचर से टचअप होने वाला है, उसका रिकनेक्ट होने वाला है रूरल एरिया से, तो उसे क्या क्या उससे क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे रिसीव होंगे। तो एग्री टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म एंटरप्राइज माइट इंक्लूड, उसके अंदर हमें आउटडोर रिक्रिएशंस रिसीव होंगे, जहाँ पे ट्रैकिंग से लेके फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, आप स्टडी करोगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, हंटिंग, देन फिशिंग, देन हॉर्स बैक राइडिंग, ये सारे आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब जो आपको फ्रेशन अप कर देंगे, आपको ये जो भीड़ भाड़ वाली लाइफ है अर्बन एरिया की, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और आपको एक आप जब हम बोलते हैं ना कहीं हम घूम फिर कर आते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो हम घर वापस आते हैं तो हम अपने आप को नया एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे एक्टिविटीज आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिसीव होंगे। देन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिसीव होंगे, जैसे कि फार्मिंग एक्सपीरियंसेस लाइक राइस प्लांटेशन कैसे होता है, वीट प्लांटेशन कैसे होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा पे कुकिंग कैसे किया जाता है। तो ऑल दीज कम अंडर द एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज के अंडर में आता है। यहाँ पे आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस करने मिलता है कि कैसे चूल्हा पे रोटी बनाते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन मेक ट्रायल ऑफ दिस। देन एंटरटेनमेंट, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वहाँ पे कौन कौन से, लाइक जैसे हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र में हुरदा पार्टी होती है, वैसे ही अदर स्टेट्स भी है जहाँ पर जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जो जैसे ओनम है हार्वेस्ट फेस्टिवल केरला का, तो वो ये फेस्टिवल्स भी आपको एंजॉय करने मिलते हैं। तो एंटरटेनमेंट भी रिसीव होता है। देन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जैसे फार्म स्टेज, आपको फार्म में रहने का मौका मिलता है, वहाँ का आपका फार्म में आपका आदर सत्कार। देन गाइडेड टूर्स, आपको टूरिस्ट मिलेंगे और आउटफिटर सर्विसेज रिसीव होंगे। देन ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स कौन से होंगे, तो यू पिकअप ऑपरेशंस और रोड साइड स्टैंड्स, आप यहाँ पर डायरेक्ट सेल का भी आप एक एक्सपीरियंस वहाँ पर ले सकते हो। देन हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न, मतलब आप खुशी मतलब आप एकदम हैप्पीली वहाँ, जब आप एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए आप जाओगे, आप अगर अपने आप को मतलब रिकनेक्ट करोगे रूरल एरिया से, तो डेफिनेटली आप एक अलग ही प्लेजर के साथ आप यू विल कम बैक टू योर हाउस। नाउ दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द फार्म, वो फार्म के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में कि कैसे फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, कैसे चूल्हा पे रोटी बनती है, किस तरीके से गैस का यूज नहीं होता है, कैसे आपको फ्रेश प्रोडक्ट्स वहाँ पे रिसीव होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्टली फार्म से लिया और उसको आपने आपको उसको प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली कैसे आपने उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा उस फ्रेश फूड का, वो आप एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। देन फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट्स, आपको रिफ्रेशमेंट्स वहाँ पे रिसीव होंगे, आपको जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज रिसीव होंगी फार्मर्स के द्वारा जो अरेंज किए हुए हैं। तो ये आपको आदर सत्कार में एक जो वैल्यूज जो आपको वो फार्मर्स आप लोगों को जिस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे वो आपके लिए लाइफ रिमेम्बरिंग हो जाएगा। नाउ दे कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट्स दैट कॉम्प्लीमेंट व्हाट दे प्रोड्यूस ऑन फार्म, वो खुद मतलब आपको बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे उन्होंने मिल्क या बटर सैंपल्स आपको देंगे, फ्रेश फूड आपको, फ्रेश फ्रूट जूस, तो उसका एक्सपीरियंस आपको करने मिलेगा, रिसीव होगा। नाउ विथ टाइम एंड क्रिएटिविटी फार्मर्स कैन एक्सपेंड देयर रिक्रिएशन एंटरप्राइज। तो अगर आप में से कोई फार्मर के फैमिली से बिलोंग करता है, आपका अच्छा खासा फार्म हाउस है, तो इन फ्यूचर आप भी एग्री टूरिज्म को आप जो है वो बढ़ावा दे सकते हो। आप भी इस एक्टिविटीज को और आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह देकर प्रोवाइड कर आप अर्बन सिटीजन्स को आप अपनी तरफ खींच सकते हो कि वो अपनी छुट्टियां मनाने आपके फार्म हाउस पर आए, तो उस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो रिक्रिएशन एंटरप्राइज थ्रू फन एंटरटेनिंग एक्टिविटीज सच एज कॉन्टेस्ट, एडल्ट एंड चिल्ड्रंस क्लासेस और गेम्स वगैरह अरेंज कर ये क्रिएटिविटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे यहाँ आने वाले, मतलब फार्म हाउस में आने वाले लोगों को। देन चिल्ड्रन
लव स्ट्रॉ मेजेस, देन पम्पकिन पेंटिंग उनको पसंद है, देन स्केयर क्रो मेकिंग, तो ये सारे एक्टिविटीज चिल्ड्रन के लिए अरेंज कर सकते हैं। देन एडल्ट्स में एंजॉय हिस्टोरिक डिस्प्लेज और क्लासेस ऑन पेंटिंग, उनको पेंटिंग पर कैसे पेंट करना है, हिस्टोरिक डिस्प्लेज को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हम जो है हमारे फार्म हाउस पे तैयार कर सकते हैं। नाम यहाँ पर जस्ट टू नो दिया हुआ है कि द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसे WEP बोलते हैं, इज यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल है विच ब्रिंग्स टुगेदर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के वुमेन को एक साथ लेकर आता है ये प्लेटफॉर्म। जो पोर्टल है जो WEP मीन्स द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म अक्रॉस द इकोनॉमीज टू रियलाइज देयर एंटरप्रेन्योरियल एस्पायरेशंस, की कहाँ तक उनको आगे तक जाना, उनका ड्रीम क्या है वुमेन का। द आइडिया ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज फर्स्ट मूटेड बाय, किसने लेकर आया, श्री अमिताभ कांत, CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का जो CEO है वो यहाँ पर हु अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन नीति आयोग एट द कंक्लूजन ऑफ 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट। उन्होंने GES जो हैदराबाद में 2017 में हेल्ड हुआ था, उसके अंडर में यहाँ पर ये जो इन्होंने किसने श्री अमिताभ कांत CEO ने ये फर्स्ट टाइम ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लेकर आया था। नाउ WEP एम्स एट बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम ओनली फॉर वुमेन, वुमेन के लिए यहाँ पर इकोसिस्टम मतलब वुमेन के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है, एंड इनिशिएटिव्स इन प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर्स में इनिशिएटिव्स लिए गए एंड गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम्स है, ये सारे इस पोर्टल पे, आप जब पोर्टल पे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन WEP हैज टाइड अप विथ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इनका टाई अप हुआ है, सच एज NASSCOM, then SIDBI, then FICCI, etc. Such organizations will work as a mentor for entrepreneurs. Entrepreneurs को ये mentor कर मतलब इनको गाइडेंस देंगे कैसे क्या करना है। अगर आप में स्किल है, बीइंग अ फीमेल, आप फ्यूचर में जाकर अगर आप अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट हैव एक्सेस टू दिस पोर्टल। WEP पोर्टल पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। दिस प्लेटफॉर्म विल सस्टेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करता है WEP। बस आप सक्षम होने चाहिए। नाउ इंट्राप्रेन्योर्स ये कौन होते हैं, तो इंट्राप्रेन्योर्स यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई होता है, ये एंटरप्रेन्योर नहीं होता है डायरेक्टली, ये एम्प्लॉय होता है। हु हैज़ द अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है, सपोर्ट होता है अपनी कंपनी का, एम्प्लॉयर का, ताकि वो अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़ एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ कर बिजनेस को आगे लेके जा सके। नाउ हिज आइडिया और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब उनके जो आइडियाज़ है वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली है ना कंपनी के लिए कोई भी इनकम जनरेट करेगा या रेवेन्यू जनरेट करेगा। स्टिल द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी, फिर भी एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव होती रहती है। मतलब कहने का मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है बिजनेस में, वो कंपनी के लिए काम करता है, अपने आइडियाज को यूटिलाइज करता है, अपने इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज को यूज करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सो द मेन जो है डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर के इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में जो डिफरेंस है वो ये है कि इज दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क। कौन फाइनेंशियल रिस्क लेता है, वाइल जो एंटरप्रेन्योर है वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है, उसकी जवाबदारी होती है, पैसे का लॉस बेनिफिट उसका होता है। एंड देन एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम द हिज पॉकेट, उसको अपने पॉकेट से कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। ओनली ये क्या करता है, अपने आइडियाज यूज करता है, अपना दिमाग लगाता है यहाँ पर। नाउ द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो भी उसको आइडियाज एंड स्किल को यूटिलाइज कर जो भी डेवलपमेंट लाना है जो इंट्राप्रेन्योर है वो लेकर
लेकर आ सकता है। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिसाइडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, उन्होंने RD डिपार्टमेंट क्रिएट किया वेयर एम्प्लॉयज आर एनकरेज, जहां पर एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने जो क्रिएटिव आइडियाज है, एबिलिटीज है, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए वो यूटिलाइज कर सके। और इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, उससे कंपनी को ये फायदा होगा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ सच कंपनीज जो एनकरेज करते हैं अपने इंटरप्रेन्योरशिप को, वो इंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। पैसा किसका, कंपनी का, दिमाग आपका। तो यहाँ पर डेफिनेशंस दिए गए बाय गिफोर्ड पिंचॉट एल, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इंट्राप्रेन्योर्स की, दैट इंट्राप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स, ये ड्रीमर्स है हु टेक हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जवाबदारी लेती है, जिम्मेदारी लेते हैं, क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं बिजनेस को आगे तक लेके जाने के लिए, क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड विद इन अ बिजनेस। बाय Hirschrich and Peters, what he says that entrepreneurship is the entrepreneurship विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप अपने आइडियाज, अपने स्किल यूज कर रहे हो। नाउ जस्ट टू नो हियर, यहाँ पे जस्ट टू नो दिया है, द आइडिया ऑफ हैविंग मोबाइल चार्जर इन द बाइक में मोबाइल चार्जर का जो आइडिया है वो काइनेटिक इंडिया ने लेकर आया था, उसके एक एम्प्लॉय ने लाया था, केम फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ काइनेटिक इंडिया। देन टाटा सुमो, वन ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स ऑफ टाटा मोटर्स का है, वॉज नेम्ड आफ्टर पद्म भूषण। मिस्टर सुमंत मूलगांवकर ने इसको लेकर आया था, आर्किटेक्ट ऑफ टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स का आर्किटेक्ट है, एज अ ट्रिब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो ये टाटा सुमो, उनके तरफ से ये आइडिया आया था टाटा सुमो का जो टेक्निक है। एंड द लाइक बटन ऑन फेसबुक, फेसबुक पे जो लाइक बटन का है वॉज अ ब्रेन चिल्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ फेसबुक, फेसबुक का एम्प्लॉय था, उन्होंने ये लेकर आया था लाइक बटन फेसबुक पे। द कंपनी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू इट्स इंजीनियर, अपने इंजीनियर को प्लेटफॉर्म देती है, प्रोवाइड करते हैं कोडर्स को, ताकि वो अपने आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज यूज कर नए आइडियाज के साथ में नए प्लेटफॉर्म पे नए नए चेंजेस लेकर आते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते रहे। नाउ सोनी प्ले स्टेशन वॉज क्रिएटेड बाय, ये किसने क्रिएट किया था प्ले स्टेशन, तो ये जूनियर मेंबर ऑफ वन ऑफ द स्टाफ ऑफ सोनी कॉर्पोरेशन, सोनी कॉर्पोरेशन का जो जूनियर मेंबर है, स्टाफ का जो जूनियर मेंबर है, उन्होंने ये प्ले स्टेशन का आइडिया लेकर आया था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे ये समरी इन शॉर्ट यहाँ पर दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब है विच रिक्वायर्स डेडिकेशन, जिसमें डेडिकेशन की जरूरत होती है, हार्डवर्क की जरूरत होती है। एंड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, दे आर ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, डिसीजन ट्रैकर्स होते हैं, रिस्क बेयर टेकर्स भी ये होते हैं। Entrepreneurs are referred to a fourth factor of production, factor of production का fourth factor हो गया ये लैंड, लेबर, हमने स्टडी किया है, कैपिटल, देन एंटरप्रेन्योर्स। तो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इवन ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो नेशन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक बैकबोन तैयार हो जाए, रीढ़ की हड्डी तैयार हो जाए। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम बहुत बार बोलते हैं अंबानी, अडानी, टाटा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी ग्रोथ के साथ में, ठीक है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन दिखते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ग्रोथ के साथ में कंट्री को भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रोवाइड की है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिसीव होते हैं, जो अच्छे से अपनी एजुकेशन के बाद में जो कैपेबल होता है और जिसको वहां पे जॉब लगे उसकी लाइफ सेट हो गई। गवर्नमेंट जॉब की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये उनके इक्विवेलेंट ये जॉब्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये अपने वर्कर्स को। तो यहाँ ये एंटरप्रेन्योर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने ऑलरेडी इसके एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं चैनल पर, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। इससे जो प्रीवियस टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको गो थ्रू करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को नया चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को रिसीव होगा बिजनेस सर्विसेज का। बिजनेस सर्विसेज में भी ऐसे भी मैंने काफ़ी जो टॉपिक्स है वो कवर अप किए हुए हैं, तो कुछ टॉपिक बाकी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को जल्दी रिसीव होगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।